सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। और इस कहानी के कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 में यानी 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। आपकी कहानियों का अनुवाद रूसी भाषा में भी हुआ है। आपकी कहानियों का विशेष विषय वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो आइए आज की कहानी देखते हैं, नेताजी का चश्मा। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपका ये फेवरेट चैनल है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, अगर नहीं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो है ना सोचने वाली बात। सोचिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, नेताजी का चश्मा। मगर उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगी, जरा कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको वर्ड मीनिंग्स और कहानी एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, जो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस कहानी के 3 मुख्य केंद्र बिंदु हैं। पहला केंद्र बिंदु, जो कि नाम से ही पता चलता है, नेताजी का चश्मा। दूसरा केंद्र बिंदु है कस्बा और तीसरा केंद्र बिंदु है हालदार साहब। नेताजी का चश्मा, पहले इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि कहानी का नाम भी यही है। नेताजी का चश्मा एक मूर्ति पर नहीं बनाया गया है। अब इसके बारे में हालदार साहब को काफी उत्सुकता है। हालदार साहब कौन है? हालदार साहब इस कहानी के मुख्य पात्र मैं कह सकती हूँ। वो हर 15 दिन पर अपनी कंपनी के काम से कस्बे में जाते हैं। कस्बा क्या है? कस्बा एक छोटा सा गांव है, काफी छोटा है, इसे शहर नहीं कह सकते हम। यहाँ पर बहुत गिने चुने पक्के मकान हैं। यहाँ पर एक बाजार भी है, जहाँ जरूरत का सामान काफी कुछ मिल जाता है। इस कस्बे में लड़कों के लिए एक स्कूल है, लड़कियों के लिए भी एक स्कूल है और एक सीमेंट की छोटी सी फैक्ट्री है, या यूं कहिए सीमेंट का छोटा सा कारखाना है। 2 ओपन एयर थिएटर हैं। ओपन एयर थिएटर क्या होता है? जहां पर खुले आसमान में एक स्क्रीन लगा दी जाती है और लोग वहीं पर बैठ करके चलचित्र देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। यहाँ पर एक नगर पालिका भी है। अब नगर पालिका है तो उसे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। वो अक्सर सड़कें पक्की करवा देती है, पेशाब घर बनवा देती है यानी कि शौचालय, कभी कभी कबूतरों के लिए छतरी भी बनवा देती है। और अब की बार नगर पालिका ने एक बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है। एक मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम बनाया है। और ये मूर्ति किसकी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नगर पालिकाओं में जब कोई काम होता है तो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, उनके अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। जो हमारे हालदार साहब हैं वो अक्सर आते हैं इस कस्बे में और एक चौराहा है, वहां पर आकर के पान खाते हैं। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। अब ये मूर्ति बनाई किसने? इस मूर्ति की क्या खास बात है? मूर्ति की बहुत खास बात है। हमने हमेशा सुभाष चंद्र बोस को एक गोल चश्मे में देखा है, मगर यहाँ पर जो मूर्ति लगी है उस पर वही चश्मा गायब है। ये मूर्ति लगाने का जब कार्यक्रम बना तो कई लोगों से अप्रूवल्स लिए गए। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। जब ये मूर्ति लगी तो शायद देश के अच्छे मूर्तिकारों को इस बात की जानकारी नहीं थी, या अच्छी मूर्ति की लागत बहुत ज्यादा होती थी, उसका पैसा बहुत ज्यादा मांग रहे थे। कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय तक बस चिट्ठी पत्रियों में गायब हो गया, या यूं कहिए समय हाथ से निकल गया। बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार यानी कि लोकल आर्टिस्ट, जो कि वहाँ पे कस्बे में रहता था, उसे ही मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा गया। और उसने ये वादा भी किया कि मैं समय से बना दूंगा। मगर ये मूर्तिकार थे कौन? ये थे मास्टर मोतीलाल, जो उसी कस्बे के बहुत अच्छे कलाकार थे। और उन्होंने 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाकर देने का वादा भी किया और बना भी दी।
मगर कहीं एक चूक हो गई। नेताजी का चश्मा नहीं बनाया गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मूर्ति तो संगमरमर की थी और बहुत सुंदर थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की होगी, जिसे कहते हैं बेस्ट। और सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत मासूम, कभी कभी बहुत कमसिन। और उस फौजी वर्दी में तो बस देखते ही बनती थी वो मूर्ति। मूर्ति को देखते ही बस ध्यान आता था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब नेताजी के बहुत ही खास स्लोगन रहे हैं। इस दृष्टि से ये सफल और बहुत सराहनीय प्रयास किया था, इसका श्रेय मोतीलाल जी को जाता है। बस केवल एक चीज की कमी रह गई थी। जरा बताइए तो वो कमी क्या थी? वो कमी थी चश्मे की। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। खास बात तो ये है, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, संगमरमर का चश्मा नहीं था, लेकिन एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे ना, तो चौराहे पर पान खाने रुके। तभी उन्होंने इससे लक्षित किया, यानी कि इसे ध्यान से देखा, और उनके चेहरे पर एक कौस्तुक भरी मुस्कान फैल गई। कौस्तुक भरी माने आश्चर्यचकित। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है, वो मन ही मन सोचने लगे। मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे चली गई। जो हालदार साहब थे वो जीप से जाते थे और इसी चौराहे पर हमेशा पान खाते थे और इस मूर्ति को बहुत ध्यान से देखते थे। पता नहीं क्यों उनको ये मूर्ति बहुत अट्रैक्ट करती थी। एक्चुअली वो मूर्ति थी तो बहुत सुंदर ही, मगर उस पर चश्मा नहीं था। कहते हैं ना, हमें एक गलती बस आंखों में चुभती है, जो कि उसकी सारी खूबसूरतियों पर, उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, कहानी पर वापस आते हैं। हालदार साहब की जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में यही निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक ही होती जा रही है। यही सोचते सोचते अपने आप को उन्होंने शांत कर लिया। मगर दूसरी बार जब हालदार साहब उसी रास्ते से गुजरे और उनकी नज़र एक बार फिर उसी मूर्ति पर अटक गई, और देखा तो क्या पाया, अब की बार चश्मा बदल गया था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, जो कि उन पर काफी सूट कर रहा था। हवलदार साहब की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति तो कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदला ही जा सकता है। अगली बार यानी कि तीसरी बार जब हवलदार साहब उसी रास्ते से उसी गाड़ी में यानी कि अपनी जीप में जा रहे थे, हवलदार साहब की अब आदत पड़ गई थी हर बार उसी चौराहे पर, चौराहा यानी कि सर्कल, जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, हमेशा वहीं रुकते थे, पान खाते थे और आगे बढ़ जाते थे। तीसरी बार हवलदार साहब जब उधर से जा रहे थे, फिर उनकी नज़र उसी मूर्ति पर अटक गई। अरे, अब की बार फिर नया चश्मा। मगर इस बार उनके अंदर की उत्सुकता रोके नहीं रुक रही थी। आखिर उन्होंने अब की बार पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? आखिर तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाला एकदम काला मोटा आदमी, मगर बहुत खुश मिजाज। हालदार साहब का ये प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा उठा। उसे जोर से हंसी भी आ गई और वो काफी मोटा था, इसलिए उसकी तोन भी हिलने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, अपनी लाल लाल काली काली बतीसी को दिखाकर बोला, ये सारा कमाल कैप्टन चश्मे वाले का है। हालदार साहब को और भी आश्चर्य हो गया और पूछने लगे, कैप्टन क्या करता है? कौन है आखिर ये कैप्टन? क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? अब की बार पान वाला और जोर से हंस देता है और बताता है, साहब वो एक चश्मे वाला है। जब कभी कोई ग्राहक आ गया समझो और उसे चौड़े चौखट का चश्मा चाहिए, तो कैप्टन दौड़ा दौड़ा आता है और नेताजी का चश्मा ले करके
ग्राहक को दे देता है और नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है। ग्राहक का मतलब होता है ग्राहक, यानी कि कस्टमर। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ में समझ में आने लगी थी। ये सारी कहानी एक चश्मे वाले की है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी बगैर चश्मे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वह मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा लगा ही देता है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा फिट कर देता है। ये सारी बात समझने के बाद हालदार साहब बोलते हैं, वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसता है। फिर से उसकी तोंद हिलने लगती है। पीछे मुड़कर फिर से पान थूकता है। पान की पीक थूकता है, यानी कि पान का जो मुंह में सलाइवा हो जाता है उसे पीक कहते हैं। और मुस्कुराता हुआ बोलता है, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। पान वाले के लिए यह एक बहुत मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया था। बना भी ली, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। ओफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौस्तुक भरा लग रहा था, यानी कि बहुत जिज्ञासा से भरा हुआ लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला फिर से नया पान खा रहा था। पान पकड़े पकड़े उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है। वो हाथ से इशारा करते हुए उसे दिखाता है। उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त को इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था। अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, कौतुक और प्रफुल्लता, कौतुक मीन्स उत्सुकता और प्रफुल्लता मीन्स खुशी देने के यही कुछ क्षण होते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी
कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात क्या है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला एकदम उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान थूका, यानी कि पान की पीक थूकी। सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर वह उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। यानी कि जब हवलदार साहब कस्बे में गुजर रहे थे, वो कल्पना कर रहे थे कि मैं उसी चौराहे पर रुकता हूँ, वहां पर हमेशा सुभाष की मूर्ति होती है, मगर अब की बार उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, पान भी नहीं खाऊंगा, मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं, सीधे निकल जाऊंगा। बस इसी प्रण के साथ वो चलने को थे। ड्राइवर से भी कह दिया, चौराहे पर बिल्कुल नहीं रुकना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको रोको रोको। जीप एकदम स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई। रास्ता चलते लोग देखने लगे। हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, यानी कि सावधान मुद्रा में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई थीं। है ना काफी कहानी इंटरेस्टिंग। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा और थोड़ी सी देशभक्ति की भावना जाग उठी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी समझ में आई तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच।